तेज गर्मी वाला रेगिस्तान आने से पहले आप अपने लिए 3 विकल्प कैसे चुनेंगे। विकल्प ए में जरूरी चीजें शामिल हैं, असीमित सप्लाई, बिकातलन मशीन गन, असीमित गोला बारूद। सी, एक बेहतरीन महिला नौकरानी को बुलाना और पूरी वफादारी। मुझे पहले से ही पता था कि 1 घंटे में तेज गर्मी वाला रेगिस्तान आ जाएगा और इंसानों के रहने लायक माहौल खराब हो जाएगा। व्यवस्था और नियम धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। रेगिस्तान में सुरक्षा और खाना सबसे जरूरी समस्याएं हैं। मैंने सीधे ए चुना। अगले ही पल मेरे सामने वाला किराए का घर जन्नत से जहन्नुम में बदलने लगा। मैंने अपनी आंखों से पतली दीवार को देखा जो चांदी और सफेद धातु की एक परत से ढकी हुई थी और उसमें से ठंडी बनावट महसूस हो रही थी। खिड़की का आम कांच चटक गया और तेजी से बैंक काउंटर की तरह बुलेट प्रूफ कांच में बदल गया। उस पर अपने आप एक और परत चढ़ गई जो अंदर से पारदर्शी थी और बाहर से काली। ऊपर लगा बिजली का पंखा गिर गया और जमीन पर गिरने से पहले ही वो एक रोशनी में बदलकर गायब हो गया। उसकी जगह एक अदृश्य सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम आ गया। कमरे की ठंडी हवा ने तुरंत पूरे कमरे को भर दिया, जिससे मेरे शरीर की सारी गर्मी दूर हो गई। कमरे का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से तेजी से नीचे गिरा और आखिर में 18 डिग्री सेल्सियस पर आकर रुक गया। मैं दीवार के पास गया और उस ठंडे फ्रेम को छुआ। मैंने उस पर दस्तक दी और एक सुखद एहसास हुआ। वो स्टील की प्लेट से भी ज्यादा मजबूत था। मैंने नल खोला और साफ पानी बह निकला। मैंने लाइट का स्विच दबाया और पूरा कमरा एक सफेद रोशनी से जगमगा उठा। ये बहुत बढ़िया है। मैं भरे बिना न रह सका। अभी बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। मैंने देखा कि खाली स्टोर रूम और फ्रिज इस समय पूरी तरह से भरे हुए थे। फ्रिज में हर तरह की चीजें भरी हुई थी। आलस भगाने वाले स्नैक्स, पसंदीदा ड्रिंक्स से लेकर इम्पोर्टेड बियर तक, वॉशिंगटन के लॉबस्टर और भी बहुत कुछ। स्टोरेज रूम में चावल, आटा, खाने का तेल, अलग अलग तरह के डिब्बे और हॉट पॉट रखे थे। मैंने अंदाजा लगाया कि ये चीजें मेरे अकेले खाने पीने के लिए कई सालों तक काफी होंगी। बदलाव पूरा हुआ। आपका जीवन सुखमय हो। सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी और फिर शांत हो गई। मैंने अपने फोन की तरफ देखा। बाजार बंद होने में अभी भी 45 मिनट बाकी थे। हालांकि खाने पीने की चीजों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक ऐसे इंसान के तौर पर जिसके पास थोड़ा बहुत स्टोरेज स्पेस था, मुझे हमेशा यही लगता था कि इस तेज गर्मी के बाजार में पानी और बर्फ यकीनन सबसे ज्यादा मुश्किल से मिलने वाली चीजें थी। मैंने तुरंत अपने फोन पर डिलीवरी और शॉपिंग के सारे एप्स खोल दिए और पागलों की तरह खरीदारी शुरू कर दी। हे वाटर स्टेशन, मुझे पानी के 100 बैरल चाहिए। हाँ, सबसे बड़े वाले। क्या आप डिलीवरी नहीं कर सकते? मैं ज्यादा पैसे दूंगा। 1 बैरल के लिए मैं आपको 50 युआन एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज दूंगा। अभी के अभी मेरे पास पहुंचाओ। हे सुपरमार्केट, तुम्हारे स्टोर में जितनी भी बर्फ है सब मुझे चाहिए। पैकेट वाली हो या खुली, सब मुझे दे दो। और साथ में अलग अलग तरह के ड्रिंक्स भी। हाँ, सब के सब। पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। बाय। आधे घंटे के अंदर सब कुछ पहुंचा देना। मैं इतनी जल्दी में था कि लगभग हड़बड़ाते हुए फोन कर रहा था। जल्द ही पानी पहुंचाने वाला पहला लड़का पानी का एक बैरल लेकर ऊपर आया। उसके पसीने छूट रहे थे। उसके कपड़े पसीने से इतने भीगे हुए थे कि उन्हें निचोड़ने पर पानी निकल आता। दरवाजे से अंदर आते ही उसने शिकायत करना शुरू कर दिया। मैंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सीधे उसे पैसे दे दिए और उससे कहा कि बाकी का सामान भी जल्दी से ऊपर पहुंचा दे। फिर बर्फ के टुकड़े, ड्रिंक्स और हर तरह के स्नैक्स भी आ गए। डिलीवरी करने वाले लड़के बहुत जल्दी में थे। मैं अपने इस छोटे से किराए के घर के दरवाजे पर खड़ा था। वहाँ का माहौल किसी खाने के बाजार जैसा हो गया था। वे सब के सब इस तेज गर्मी की शिकायत कर रहे थे। पसीना बह रहा था। मैं बस बेवकूफों की तरह उन्हें देखता रहा। मुझे उन्हें कुछ भी समझाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। मैं बस उन्हें जल्दी करने के लिए कहता रहा। 1-1 मिनट करके समय बीतता गया। मैंने अपने फोन पर चल रहे काउंटडाउन की तरफ देखा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, जिस पर मेरा कोई काबू नहीं था। काउंटडाउन फिर से 0 पर पहुंच गया। खिड़की के बाहर सूरज बहुत तेज चमक रहा था। उसकी चमक कुछ ज्यादा ही तेज थी। वो इतना तेज चमक रहा था कि मुझे लगा जैसे वो जमीन को भी जला देगा। तभी नीचे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। उस चीख ने पूरे मोहल्ले की खामोशी तोड़ दी। लग रहा था जैसे अब सब कुछ खत्म होने वाला है। वो चीख किसी संकेत जैसी थी। वो चीख मोहल्ले के हर कोने में गूंज उठी। मैं खिड़की की तरफ बढ़ा। मैंने उस मोटे खास किस्म के शीशे से बाहर झांका। एक डिलीवरी बॉय अभी अभी कार से बाहर निकलने वाला था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी हड्डियां खींचकर बाहर निकाल रहा हो। वो धीरे से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी त्वचा लाल पड़ गई और उस पर फफोले उभर आए। वो पूरी तरह से जमीन पर लौटने लगा। पास ही पेड़ों के झुरमुट के नीचे कुछ बुजुर्ग औरतें और मर्द भी वैसी ही डरावनी आवाज़ें निकाल रहे थे। वे सब चीख रहे थे। कुछ लोगों ने भागकर गलियारे में जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वे जमीन पर गिर पड़े। वे सब दर्द से कराह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया पलक झपकते ही एक विशाल भाप के पतीले में बदल गई हो। हवा में हर तरफ कुछ जलने की तेज गंध फैली हुई थी। मैंने नरक जैसे इस भयानक दृश्य को देखा, लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मैं पीछे मुड़ा और फ्रिज से एक बोतल ठंडी कोका कोला निकाली। मैंने उसे दांतों से पकड़ा। मैंने उसका ढक्कन खोला। मैंने उसे गटक लिया। ये ठंडा तरल पदार्थ ये मेरे गले से नीचे उतर गया। इसमें बुलबुले थे जो थोड़े ताजगी भरे थे। ये ठंडा था। ये बहुत ही आरामदायक था। मैं सोफे पर लेटा हुआ था। मुझे 18 डिग्री सेल्सियस का तापमान महसूस हो रहा था। बाहर से मुझे चीखने चिल्लाने की आवाजें और भी ज्यादा सुनाई देने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी VIP सीट पर बैठा हूँ और दिन के आखिर का जबरदस्त मजा ले रहा हूँ। ठीक उसी पल मुझे फिर से सिस्टम की आवाज सुनाई दी। प्रलय अपोकलिप्स आधिकारिक तौर पर आ गई है। चेक इन फीचर चालू हो गया है। आप रोजाना एक बार सामान्य चेक इन कर सकते हैं और चेक इन के इनाम के तौर पर 3 में से कोई एक चीज चुन सकते हैं। छात्रावास के मालिक के पहुंचने के बाद पहला चेक इन पूरा करने पर अतिरिक्त इनाम पाएं। क्या पहली महिला सेविका को तुरंत भर्ती करना संभव है? महिला सेविका को भर्ती करना है? नए हैंडबैग में विकल्प सी सबसे बेहतरीन महिला सेविका भर्ती कार्ड है। ये अब एक अतिरिक्त इनाम के तौर पर दिखाई दे रहा है। ये सिस्टम काफी हद तक इंसानी जैसा है। भर्ती करें। महिला सेविका भर्ती फीचर चालू हो गया है। ये छात्रावास के मालिक की पसंद के हिसाब से मिलान कर रहा है। मिलान सफल रहा। लक्ष्य व्यक्ति लिन मानमान है।
उसकी पहचान जियांगछंग यूनिवर्सिटी की श्याओ हुआ यानी सबसे लोकप्रिय छात्रा के तौर पर है। वो मालिक के ही कॉलेज की सहपाठी है। वर्तमान स्थान होस्ट के दरवाजे के बाहर। स्थिति गंभीर रूप से निर्जलीकरण और शौक की कगार पर है। मेरे मन में एक लंबी और खूबसूरत आकृति उभर आई। वो सचमुच श्याओ हुआ ही थी। जो व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था वो उसे नान श्याओ मन से बे श्याओ मन तक दौड़ाता हुआ ले आया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सब इतनी तेजी और तूफानी अंदाज में होगा। अब सिस्टम उसे सीधे मेरे दरवाजे तक पहुंचाने वाला है। जब मैं ये सब सोच ही रहा था तभी दरवाजे पर एक हल्की और कमजोर सी दस्तक सुनाई दी। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजे पर लगे मॉनिटर का डिस्प्ले चालू किया। स्क्रीन पर एक लाल और सूजा हुआ चेहरा दिखाई दिया जो पसीने और आंसुओं से लथपथ था और लगभग कैमरे से ही चिपका हुआ था। वो लिन मानमान ही थी। उसकी ड्रेस जिस पर उसका नाम लिखा था पूरी तरह भीग चुकी थी और उसके शरीर से एकदम चिपक गई थी। इससे उसके शरीर की खूबसूरत बनावट साफ उभर कर आ रही थी। लेकिन उस वक्त किसी के पास भी उसकी तारीफ करने का समय नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी पानी से बाहर निकाला गया हो और फिर आग पर भून दिया गया हो। उसके होंठ सूखे हुए थे और आंखें बेजान लग रही थी। वो बस अपनी जीने की इच्छा शक्ति के सहारे ही टिकी हुई थी। पानी अंदर है, मेरी मदद करो, बहुत गर्मी है, मैं तो मर ही जाऊंगी। उसकी आवाज टूटे हुए पेंच जैसी लग रही थी, पूरी तरह से निराशा और दर्द से भरी हुई। मैंने दरवाजा तुरंत नहीं खोला बल्कि पहले कॉल का बटन दबाया और फिर एक ठंडे बेपरवाह लहजे में दरवाजा खोला। लिन मानमान। दरवाजे के बाहर खड़ी लिन मानमान ने जब मेरी आवाज सुनी तो उसे ऐसा लगा मानो उसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे पर जोर से हाथ मारा। ओह, तो अंदर कोई है। इसे मेरा नाम भी याद है। ये तो सच में बड़ी हैरानी की बात है। मैं उस ठंडे धातु के दरवाजे से टिक कर खड़ा हो गया और धीरे धीरे एक गिलास कोक पीने लगा। मैंने बहुत ही धीमी और नपी तुली आवाज में कहा, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? लिन मानमान जोर से चिल्लाई, नहीं, तुम्हें मुझे अंदर आने देना ही होगा। तुम्हें मुझे वो सब करने देना होगा जो मैं करना चाहती हूँ। जो चाहो वो करो। मैंने अपनी बात फिर से दोहराई, क्या तुम सच में यही चाहती हो? बहुत बढ़िया। मैंने सिर हिलाकर सहमति दी। अब से तुम कोई ऊंचे खानदान की लाडली बेटी नहीं रही। तुम मेरी क्लासमेट भी नहीं हो। तुम तो बस मेरी नौकरानी हो। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई? दरवाजे के बाहर पसरा सन्नाटा मेरी बातों को सुनकर जैसे हक्का बक्का रह गया था। लेकिन मैंने उसे कोई जल्दी नहीं मचाई। मुझे पता था कि उसके पास चुनने का कोई और विकल्प बचा ही नहीं था। बाहर का तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा था। हर गुजरते पल के साथ वो मौत के और भी करीब पहुंचती जा रही थी। कुछ ही पलों बाद स्पीकर से लिन मानमान की रोती बिलखती और शर्मिंदगी से भरी आवाज सुनाई दी। मुझे समझ आ गया, मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ, प्लीज मुझे थोड़ा पानी दे दो। मैं बस यूं ही नहीं कह सकता था कि ठीक है, तुमने मान लिया तो मैं तुम्हें अंदर आने देता हूँ और तुम्हें ठंडा पानी पिलाता हूँ। ये तो एक मेन कॉन्ट्रैक्ट का मामला था। इसकी शर्तें बेहद सीधी सादी मगर सख्त थीं। इसका मुख्य सार ये था कि लिन मानमान नकली सुचैन की निजी संपत्ति बनने के लिए अपनी मर्जी से राजी है। उसे नकली सुचैन के सभी आदेशों का बिना किसी शर्त के पालन करना होगा। वो कभी भी उसके साथ विश्वासघात नहीं करेगी। यदि उसने किसी भी नियम का उल्लंघन किया तो उसकी आत्मा को जलने जैसी असहनीय पीड़ा भोगनी पड़ेगी। लिन मानमान ने हवा में तैरते हुए अपने ही अक्स की ओर देखा। उसका शरीर अब और भी ज्यादा जोर से कांपने लगा था। उसे लगा कि शायद उसे कोई भ्रम हो रहा है, लेकिन जिंदा रहने की उसकी सहज वृत्ति ने उसे ऐसे शक में उलझने का समय ही नहीं दिया। कांपती उंगलियों और आंखों में उमड़ते आंसुओं के साथ उसने वर्चुअल स्क्रीन पर तय जगह पर अपना नाम साइन कर दिया। जैसे ही सिस्टम से नोटिफिकेशन की घंटी बजी, मैंने दरवाजा खोलने वाला बटन दबा दिया। भारी भरकम धातु का दरवाजा बिना किसी आवाज के सरक कर खुल गया और एयर कंडीशनिंग से ठंडी हुई हवा का एक जोरदार झोंका उसका स्वागत करने के लिए बाहर आया। लिन मानमान को देखकर ऐसा लगा मानो उसने जन्नत की रोशनी देख ली हो। लड़खड़ाते गिरते हुए वो तेजी से अंदर आई। जिस पल उसने दरवाजे की चौखट पार की वो ठंडी जमीन पर गिर पड़ी। 18 डिग्री की ठंडी हवा के लिए बेताबी से सांसें लेने लगी और जैसे ही उसके पूरे शरीर को सुकून मिला उसके मुंह से राहत भरी एक आह निकल पड़ी। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और बाहर मची नर्क जैसी गर्मी और दर्द भरी चीखों को वहीं बाहर रोक दिया। मैंने नीचे जमीन पर पसरे हुए उसे देखा, ऊपर से नीचे देखते हुए मानो किसी नई मिली हुई ट्रॉफी की तारीफ कर रहा हूँ। स्वागत है मेरी सबसे पहली नौकरानी। लिन मानमान काफी देर तक जमीन पर ही पसरी रही, अपनी सांसें वापस पाने के लिए संघर्ष करती रही और आखिरकार किसी तरह खुद को संभाल कर उठ बैठी। जब उसने सामने का नजारा देखा तो वो पूरी तरह से हक्का बक्का रह गई। ये जगह उसने चारों ओर देखा। हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ठंडा सुकून देने वाला तापमान, दोपहर की तेज धूप जैसी रोशनी, शानदार आधुनिक सजावट जो इतनी साफ सुथरी लग रही थी मानो बिल्कुल नहीं हो, और पास रखे फ्रिज के शीशे वाले दरवाजे से दिखने वाले तरह तरह के शानदार पेय पदार्थ। यहाँ की हर चीज दरवाजे के बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। एक ऐसी दुनिया जहाँ झुलसा देने वाली गर्मी थी, पूरी तरह से निराशा थी और हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थी। अगर ये जन्नत नहीं है तो और क्या है? तुम्हारा घर ऐसा क्यों है? उसने खुद से ही कहा। उसकी आवाज में पूरी तरह से हैरानी और उलझन भरी हुई थी। मैंने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बस फ्रिज से मिनरल वाटर की एक बोतल निकाली, उसका ढक्कन खोला और उसकी तरफ चला पड़ा। मैंने उसे एक पिल्ले की तरह उसके मुंह के पास नीचे झुका दिया। जब मैंने धीरे धीरे पानी को नीचे जाते देखा तो मेरी नजरें वहीं टिकी रहीं। मुझे अपनी किसी भी इज्जत आबरू की कोई परवाह नहीं थी। मैंने तुरंत बोतल को अपने मुंह से लगाया, अपने सूखे होंठ खोले और सारा पानी गटक लिया। पानी की बोतल जल्दी ही खाली हो गई। अब उसकी जान में जान आई, मानो जैसे उसने 100 सालों से पानी पिया हो। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। शुक्रिया। उसने सांस ली। उसने मेरी तरफ एक उलझी हुई नजर से देखा। वो एहसानमंद भी थी और डरी हुई भी। हमारे
बीच थोड़ी दूरी भी थी जिसे वो छिपा नहीं पा रही थी। मैं उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाया। मैंने ठंडे लहजे में कहा, अपनी हैसियत याद रखना, तुम इसी के लायक हो। जाओ अभी नहा लो, साफ कपड़े पहन लो। मुझे अपनी नौकरानी से बदबू आना पसंद नहीं है। मैंने बाथरूम की तरफ इशारा किया। लिन मान ने अपने होंठ काटे, चुपचाप बाथरूम उठाया और बाथरूम में चली गई। मुझे बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। मेरा मूड बहुत अच्छा था। मैं एक ऐसी देवी के लिए लड़ रहा था जिसने कभी मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था। ये एहसास ठंडी कोला पीने से भी ज्यादा मजेदार था। लेकिन ये तसल्ली ज्यादा देर तक नहीं टिकी। तभी दरवाजे की घंटी जोर से बजी। तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है, एसी हमें दे दो, हमें उसकी जरूरत है। मैंने दरवाजे की तरफ हाथ हिलाया और मॉनिटर चालू किया। मैंने देखा कि दरवाजे के बाहर 7-8 लोग खड़े थे। उनका लीडर ऊपर की मंजिल पर रहने वाला एक छोटा मोटा गुंडा था। वो आमतौर पर मौज मस्ती करने वाला लड़का था, लेकिन इस वक्त उसके हाथ में एक डंडा था। वे सब मेरी दरवाजे की तरफ घूर रहे थे। उनके पीछे कुछ और पड़ोसी भी खड़े थे। उनमें से एक आदमी ऐसा था जिसे मैं अच्छी तरह पहचानता था। ये आदमी हमारी सोसाइटी का नैतिकता का मसीहा माना जाता था। उसे हमेशा दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाना और उन पर उंगली उठाना पसंद था। अगर किसी की गाड़ी गलत जगह खड़ी हो जाए या कोई कूड़ा ठीक से न फेंके तो वो तुरंत वहाँ पहुँच जाता था। इस वक्त भी वो अपनी कमर पर हाथ रखे खड़ा था। उसने मेरे दरवाजे की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, अंदर कौन है? दरवाजा खोलो, ये बहुत ही नाजुक वक्त है, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तुम्हारे पास ही इतने अच्छे साधन मौजूद है, तुम बहुत ही मतलबी इंसान हो। दरवाजा खोलो, चलो हम सब अंदर चलकर छिप जाते हैं। मैंने स्क्रीन पर इन लोगों के बदसूरत चेहरों को देखकर हंसा। ये सच में भोले भाले बेवकूफों का झुंड है। इन्हें अभी तक ये एहसास नहीं हुआ है कि जमाना बदल गया है। अब कानून और नैतिकता सब बकवास है। अब तो बस मुक्का ही एकमात्र नियम है, तलवार चाकू। आज सफलतापूर्वक साइन इन किया। विकल्प ए, टोमाहॉक स्टेक का एक डिब्बा। विकल्प बी, शारीरिक क्षमता दोगुनी हो गई। विकल्प सी, टैक्टिकल क्रॉसबो चलाने की महारत। क्या दिख रहा है? चुने। मालिक को टैक्टिकल धनुष बाण चलाने की महारत हासिल होने पर बधाई। जानकारी की एक विशाल धारा मेरे दिमाग में समा गई। धनुष बाण की बनावट, डिजाइन की तकनीकें और ब्लेड की गणना वगैरह के बारे में। ऐसा लगा मानो मैंने इसका हजारों बार अभ्यास किया हो। ये मेरे दिमाग में गहराई से छप गया था। ठीक उसी समय मेरे हाथ में एक काला टैक्टिकल धनुष बाण आ गया, और एक ऐसा धनुष बाण जो ठंडी रोशनी से चमक रहा था। मैंने बड़ी सहजता से धनुष बाण को संभाला और तलवार लगा ली। मैंने मजबूत धातु के दरवाजे को लगभग 10 मिलीमीटर जितना खोला। अंदर से तुरंत ही गर्मी की एक तेज लहर बाहर आई। दरवाजे पर खड़े कुछ लोग और पड़ोसी सब गर्मी से बेहाल थे, इधर उधर भाग रहे थे। मेरे सिर के ऊपर खड़े उस सुनहरे बालों वाले आदमी ने मुझे देख लिया। उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़ी लाठी ऊपर उठाई, मेरी तरफ इशारा करते हुए चिल्लाकर बोला, आखिरकार तुम बाहर ही आ गए। छोड़कर दरवाजा खोलो और जो कुछ भी तुम खाते पीते हो सब मुझे दे दो। उसने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी। शिव, हवा के कटने की एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। मैंने ट्रिगर दबा दिया। वो तेज तीर ठीक दरवाजे के आर पार हो गया। वो पीले बालों वाले आदमी की जांग में जा लगा। पीले बालों वाला आदमी सुअर की तरह चीखा। उसके पैर ढीले पड़ गए और वो जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। खून से उसकी पैंट तुरंत लाल हो गई। इस अचानक हुए वाकये से हर कोई हैरान रह गया। वो नैतिक आदर्श भी हरकत में आ गया। उसने मेरी नाक की तरफ उंगली की और मेरे मुंह पर उंगली मारी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस छोटे से लैंटर्न से किसी आदमी को चोट पहुंचाने की? तुम एक अपराधी हो, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। मैं हंसा और दरवाजे के पास से उसका कॉलर पकड़कर उसे खींचते हुए दरवाजे के ठीक सामने ले आया। मैंने एक तेज रोशनी पकड़ी और उसके चेहरे पर डाल दी। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसका चेहरा कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा सूजा हुआ था और उसके मुंह से खून बह रहा था। वो हक्का बक्का रह गया और एक घमंडी चेहरे के साथ मेरी तरफ देखने लगा। मैंने अपनी आंखें बंद की और एक ठंडी आवाज में कहा, इतनी धीमी कि सिर्फ हम दोनों ही सुन सके, बूढ़े सुन ले, अंत नजदीक है, मेरे नियम ही नियम है। हा 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 हा। पुलिस, हो सकता है अब तक वे भुनकर कबाब बन चुके हो। अगर तुमने एक भी बेवकूफी भरी बात और कही तो अगली बार सिर्फ पैर में गोली मारना जितना आसान नहीं होगा। ये कहने के बाद मैंने उसे जमीन पर धकेल दिया। मेरी ठंडी नजर दरवाजे के पार गई और मैंने बाकी लोगों से एक एक करके कहा, किसकी हिम्मत है मेरे दरवाजे के अंदर कदम रखने की? पड़ोसी और दूसरे लोग जमीन पर गिरे पीले बालों को देख रहे थे और मेरे हाथ में रखे रुमाल को देख रहे थे। वे बुरी तरह डर गए और मेरे दरवाजे से भाग खड़े हुए। उस गर्मी और दर्द ने उन्हें समझा दिया कि असली निराशा क्या होती है। मैंने दरवाजा खटखटाया। दुनिया फिर से सामान्य हो गई। ठीक उसी समय लिन मान अभी अभी बाथरूम से बाहर निकली थी। उसने एक बड़ा सा येड रंग का चोगा पहना हुआ था। उसके बाल गीले थे। उसने दरवाजे और रुमाल पर लगा खून देखा और वो डर के मारे कांप उठी। अभी अभी क्या हुआ? मैंने उसकी तरफ भी नहीं देखा। मैंने रुमाल वापस सिस्टम को दे दिया और उसे जाने का हुक्म दिया। जाओ, बाथरूम में नहाने के लिए पानी तैयार करो, मुझे नहाना है। मेरी ठंडी आवाज सुनकर लिन मान की जान ही निकल गई। उसने मेरे भावहीन चेहरे की तरफ देखा और दरवाजे के बाहर दिखे खून और शोर के बारे में सोचा। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि क्या हुआ है। डर ने शिवसी और बूगान को पूरी तरह जकड़ लिया था। उसकी कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उसने बस अपना सिर झुका लिया और दबी हुई आवाज में कहा, जी। फिर वो मुड़ी और वापस बाथरूम में चली गई। थोड़ी ही देर में पानी गिरने की जोरदार आवाज सुनाई दी। मैंने खुशी से सिर हिलाया। यही तो बात है, एक नौकरानी को नौकरानी जैसा ही दिखना चाहिए। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलते ही
अंदर आने वाली गर्मी सेंट्रल एयर कंडीशनर की तेज ठंडी हवा से उड़ गई। मैं नीचे उकड़ू बैठ गया। जमीन पर खून की कुछ गहरी लाल बूंदों को देखते हुए वे थोड़ी चकाचौंध करने वाली लग रही थी, थोड़ी चकाचौंध करने वाली। जब लिन मान बाहर निकली तो मैंने जमीन की तरफ इशारा किया। मैं अपने घर में कोई भी गंदी चीज नहीं देखना चाहता था। लिन मान का चेहरा और भी ज्यादा पीला पड़ गया था। खून को देखते हुए उसका शरीर कांप रहा था। क्या मैं ये नहीं कर सकती? नहीं। वो मुड़ी और उसने सिर हिलाया। उसने जमीन पर उकड़ू बांटने के लिए एक पोंछा और पानी की बाल्टी ढूंढी। उसने धीरे धीरे करके उसे पोंछा, उस हंसी को देखते हुए जो कभी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। इस पल वो एक असली नौकरानी जैसी दिख रही थी। खून साफ करने के लिए वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। मुझे संतुष्टि का एक ऐसा एहसास मिला जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। यही है सत्ता, यही है खामोशी। ये एक देवी को भी गुलाम बना सकती है। असली कहानी तो अब शुरू होगी, इसीलिए सब्सक्राइब करके एपिसोड 2 कमेंट कर दो दोस्त।